गुड मॉर्निंग बच्चों, सुबह का नमस्कार। आज एक नए सेशन के साथ में हम फिर से लेके आए हैं नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। विच आई डिसीज नेवर क्योर्ड? विच आई डिसीज नेवर क्योर्ड? देखिए सारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्लूकोमा, ऑप्शन बी कैटरैक्ट, ऑप्शन सी कलर ब्लाइंडनेस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसमें से कौन सी आई डिसीज है? देखिए है तो तीनों, ग्लूकोमा भी डिसीज है आई की, कैटरैक्ट भी आई डिसीज है, कलर ब्लाइंडनेस भी आई डिसीज है। तो कौन सी डिसीज कभी क्योर नहीं हो सकती? क्योर मतलब सही नहीं हो सकती। इस टर्म को देखिएगा, नेवर क्योर्ड, कभी वो क्योर नहीं हो सकती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस कभी भी क्योर नहीं होगी। और ये डिसीज कैसी होती है तो जानिए, इसमें कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है? आपकी इनहेरिटेड जेनेटिक डिसीज होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ये जो डिसीज होती है जेनेटिक डिसीज, मतलब सेकंड फॉर्म में ये किसी डिसीज की वजह से अगर होता है तो इसको क्योर किया, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस को कभी भी क्योर हम नहीं कर सकते हैं। इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं आया अभी तक। इसलिए अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नेवर क्योर ऑफ द आई डिसीज, तो कौन सी आई डिसीज नहीं हो सकती क्योर? आपका कलर ब्लाइंडनेस। बात हम करें, आपको उस दिन मैंने आपको बताया था आई का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा करके मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था इसमें तीन ऐसे पार्ट्स थे। ये आपका हो जाएगा कॉर्निया, इसमें जो बीच में लेंस होती है, इधर आपकी आइरिस हो गई। तीन लेयर मैंने आपको बताया था इसमें, कितनी लेयर? तीन। ठीक है, फर्स्ट लेयर मैंने आपको बताया था क्या? स्क्लेरा का। सेकंड लेयर आपको बताया था हमने क्या? कोरोइड का। और थर्ड लेयर मैंने आपको बताया था रेटिना का। ठीक है, रेटिना को हम बोलते क्या है? आई में, आई में रेटिना, और इधर आपका ऑप्टिक नर्व हो गया जो विजन्स के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं। रेटिना क्या होता है? एक फोटो रिसेप्टर का काम करता है। फोटो रिसेप्टर का काम कैसे करेगा? पिक्चर्स, इमेज को बनाने का काम करता है। आपके उसमें दो इसमें नर्व होती हैं जो रेड्स एंड कॉन्स होती हैं, रॉड्स एंड कॉन्स। तो रॉड्स और कॉन्स किसमें होता है? आपका रेटिना में। तो इनका काम क्या होता है मैं आपको बताऊं। इनमें से दो ऐसे लेयर्स होती हैं, रॉड्स एंड कॉन्स। रॉड्स एंड कॉन्स, इन दोनों का वर्क क्या होता है? ये रेटिना में होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमेज, कलर विजन्स के लिए। दोनों विजन्स के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन इनमें दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है आप देखिएगा। मैं आपको बताऊंगी, जो रोड्स होता है, रेटिना के दो पार्ट्स होते हैं, रोड्स एंड आपके कॉन्स। तो रोड्स का वर्क होता है डिम लाइट, जब डिम लाइट रहती है उस समय पे विजन कराने का। डिम लाइट मतलब मान लीजिए कि अंधेरे के टाइम पर या नाइट के टाइम पर डिम लाइट विजन, डिम लाइट विजन कराने में हेल्प करता है क्या है? आपका रॉड्स करता है। ठीक है, अब बात हम करें वहीं पे कॉन्स, तो आपका जो कॉन्स है वो क्या होता है? डे लाइट में, डे मतलब दिन के टाइम पर। ठीक है, डे लाइट विजन कौन करवाता है? आपका कॉन्स करवाता है। दोनों रिस्पॉन्स, डे लाइट विजन दोनों रिस्पॉन्सिबल, डे लाइट विजन के लिए और नाइट विजन या डिम लाइट विजन। डिम मतलब कम लाइट में जो विजन कराने का काम करता है, कौन कराता है? रॉड्स। वहीं पे हम बात करें, यहाँ पे पूछा गया है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के लिए स्पेसिफिक रूप से देखिए, डे में ही आप क्या करते हो? कलर ब्लाइंडनेस को परसीव कर पाते हो। डे टाइम जो कोन्स होता है आपका, जो कोन्स इसमें टाइप्स होता है, कोन्स का काम क्या होता है आपका? ये कलर्स को क्या करते हैं? पहचानने का वर्क करते हैं। स्पेशली रूप से जब ये ब्लाइंडनेस होता है तो कौन सा कलर नहीं पहचान पाते? तो रेड, ब्लू, ग्रीन, तीन ऐसे कलर्स होते हैं जिनको पहचानने में बहुत दिक्कत होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? रेड, ब्लू और ग्रीन, तीन कलर को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होती है। किसको? जब कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम आती है। रेड्स और कॉन्स जो मतलब रेटिना फोटो रिसेप्टर्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, या तो फिर वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि यह एक जेनेटिक कंडीशन होती है। ध्यान रखिएगा, यह कैसी कंडीशन होती है? जेनेटिक, अनुवांशिकता जिसको हम बोलते हैं, अनुवांशिक कंडीशन होती है डिसीज की। ठीक है, जेनेटिक कंडीशन की वजह से ये नेवर क्योर, नहीं क्योर करने वाली डिसीज नहीं होती है। और जो इसमें रेड्स और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव कॉन्स होते हैं। ठीक है, जो रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं। आई के अंदर जो कोन्स और रॉड्स होते हैं कैसे होते हैं आपके? स्पेशली जो कोन्स होता है लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर। लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर मतलब रिसीव करना। रिसेप्टर मतलब क्या कहलाएगा? रिसीव करना, उसको रिसीव करना, लाइट को, प्रकाश को रिसीव करना। और उसमें पिगमेंटेशन बनते हैं। पिगमेंटेशन मतलब वर्ण बनना। कोन्स में क्या बनते हैं आपके? पिगमेंटेशन बनेंगे। इस तरह से पिगमेंटेशन बनेगा आपका
कि कौन सा कलर है। अगर मान लीजिए रेड कलर है या ब्लू कलर है या आपका ब्लू अगर ग्रीन है, तो इस तरह में उसमें पिगमेंटेशन बन जाएंगे, तो आप पता चल जाएगा। आप जैसे ही कोई भी इमेज आपके सामने आती है कलरफुल, तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि इसका रेड कलर है कि इसका ग्रीन कलर है। लेकिन जब कोन्स है रेटिना में प्रेजेंट होता है, फोटो रिसेप्टर जो प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है आपका डैमेज हो जाता है, और वो जो कलर को रिकॉग्नाइज करने की कैपेसिटी होती है, पहचानने की जो कैपेसिटी होती है कोन्स के अंदर जो कलर को क्या करने की कैपेसिटी होती है, कलर को रिकॉग्नाइज करने की, पहचानने की जो कैपेसिटी होती है, वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है या इनेबल हो जाती है। इनेबल मतलब एबल नहीं होना, ठीक है, एबल नहीं रहता है कोन्स आपका, तो उस समय पे क्या होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। समझ में आया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा। देन इसमें हम ऑप्शन ए में देखेंगे ग्लूकोमा। ग्लूकोमा डिसीज क्या होती है? जब आई में इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, आईओपी कितना बढ़ जाता है? जब 21 से ज्यादा हो जाता है। नॉर्मल इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर कितना होता है? 10 to 21 या 12 to 21 आपका mm ऑफ Hg इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, जब इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जब कितना बढ़ जाए 21 से ज्यादा, मोर देन 21 से जब क्या होता है आपका आईओपी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो कौन सी डिसीज हो जाती है आपकी? ग्लूकोमा डिसीज हो जाती है। क्योंकि ऑक्यूलर मतलब आई बॉल का जो मूवमेंट्स होता है वो क्या करता है, आपका ऑक्यूलर प्रेशर मेंटेन करके रखता है। लेकिन अगर आपका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगी? डायलेटेड आई बाहर की ओर उभरी हो जाएंगी, और इस तरह में आई का जो देखने का बैलेंस पावर होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। बैलेंसिंग मूवमेंट्स क्या होता है? कम हो जाएगा। तो इससे कौन सी डिसीज होती है आपकी? ग्लूकोमा डिसीज। देन इसके बाद हम कटरैक्ट की बात करें, ओपेसिटी ऑफ लेंस हम इसको बोलते हैं, ओपेसिटी ऑफ, ये भी मोस्ट ऑफ द जेनेटिक कंडीशन होती है, ध्यान रखिएगा, और एज रिलेटेड। ये ओल्ड एज में भी कटरैक्ट मोस्ट ऑफ द जो क्या होती है जेनेटिक के साथ साथ में आपका ओल्ड एज में होता है। ओपेसिटी ऑफ लेंस में एक पर्दा बन जाएगा। ओपेसिटी मतलब पर्दा बन जाना, एक लेयर बन जाता है, ठीक है। ओपेसिटी में क्या बन जाएगा? एक लेयर मतलब पर्दा, जिसको बोलते हैं आंखों में पर्दा बन जाना। तो ओपेसिटी ऑफ लेंस कैसा होगा कि जो कॉर्निया वाला पार्ट होता है पूरी तरह से उसमें क्या होगा आपका धुंधला दिखाई देगा, और लेंस में एक परत चढ़ जाएगी, जिससे पर्सन्स को क्या होगा कि पिक्चर से प्रॉपर तरीके से नहीं दिखेंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कटरैक्ट, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द कब होता है? ओल्ड एज में, या तो ये जेनेटिक कंडीशन, दो कंडीशन इस पर डिपेंड करती है कटरैक्ट डिसीज होने के लिए। समझ में आए? बाकी इसके लिए कौन सी प्रोसीजर होती है आपका? सर्जरी। कटरैक्ट के लिए हम क्या करा सकते हैं? सर्जरी के थ्रू हम क्या करते हैं? उसको रिमूव करवा सकते हैं। समझ में आया? तो आई डिसीज कौन क्योर नहीं की जा सकती? तो वो कौन सा? आपका ग्लूकोमा भी क्योर हो सकता है, कटरैक्ट भी हो सकता है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस क्योर नहीं हो पाएगा। विच पॉल्यूशन, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, विच पॉल्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनी माता डिसीज? विच पॉल्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनी माता डिसीज? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी फॉलिक एसिड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो कौन सा ऐसा जो मिनी माता जो डिसीज होती है वो कौन सा इसमें जो प्रोडक्ट है कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा? तो क्या होगा आपका? मरकरी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। मरकरी को हम किससे डिनोट करते हैं? Hg से। पारा, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? पारा, ठीक है। Hg से इसको हम डिनोट करते हैं। बात हम करें मिनी माता डिसीज होती क्या है, तो यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। कैसा डिसऑर्डर होता है आपका? न्यूरोलॉजिकल, नर्वस सिस्टम में अफेक्ट करने वाला ये डिसीज होता है। नर्वस सिस्टम में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैसा होता है? ब्रेन में होने वाला डिसऑर्डर है ये। न्यूरोलॉजिकल हम क्या बोलेंगे? ब्रेन में, आपके माइंड में, मतलब ब्रेन में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मिनी माता डिसीज। और सबसे पहले अगर ये डिसीज देखी गई थी तो कहाँ देखी गई थी? जापान में। जापान में बताया जा रहा है कि ये डिसीज 1956 में जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में मरकरी का जो सबसे ज्यादा जो वाटर में वेस्ट निकलता था मरकरी का, फैक्ट्री में जो काम वर्क करने वाले पर्सन थे वहां पे, तो मिथाइल मरकरी का पॉइजन वहां पे हुआ। किसका हुआ? मिथाइल मरकरी। वाटर के वेस्ट में प्रेजेंट था क्या? फैक्ट्री में जो वर्क करते थे जहां पे मरकरी का वर्क किया जाता था, तो फैक्ट्री में क्या हुआ? मिथाइल मरकरी पॉइजनिंग। पॉइजन मतलब जहर, ठीक है। उसकी पॉइजनिंग कहाँ पे हुई? आपका वाटर के अंदर। और उस फैक्ट्री के कांटेक्ट में, उस इंडस्ट्री के कांटेक्ट में जितने लोग आए उनमें क्या डिसीज देखने को मिला? मिनी माता डिसीज देखने को। मिनी माता डिसीज मतलब होता है मरकरी का पॉइजन, मरकरी के इन्फेक्शन की वजह से नर्वस सिस्टम में अफेक्ट आता है। और नर्वस सिस्टम में अफेक्ट आने से देखिए बहुत सारे सिम्टम स्टार्ट होते हैं आपके, जैसे कि अटैक्सिया हो गया, ठीक है, जैसे अटैक्सिया हो गया आपका, या नमनेस हो गया, नमनेस बोलेंगे। अटैक्सिया मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ मूवमेंट, स्पेशली लेग्स और फीट में। मतलब आपका जो पैर है या हाथ का है, मतलब जब आप वॉक करते हो, चलते हो, उठते हो, बैठते हो, मूवमेंट्स क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। अटैक्सिया की प्रॉब्लम हो जाएगी। नमनेस मतलब हैंड और फीट में, हाथ के तलवे में, पैर के तलवे में और हाथ की हथेली में क्या होगा? आपका झुंझुनाहट जैसी महसूस होगी। ये सारे प्रॉब्लम किस में दिखाई देंगे आपको?
मरकरी मतलब मरकरी के पॉइजन की वजह से, इसकी पॉल्यूशन की वजह से मिनीमाटा डिसीज कॉज होती है। समझ में आया? और सबसे पहले ये केस कहाँ देखने को मिला? जापान में दिखा। आया समझ में? देन इसके बाद जो लोग मान लीजिए कि नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जैसे कि फिश हो गया, वाटर अगर पानी पॉल्यूटेड है, ठीक है, और वो फिश उसी एरिया से अगर वो फिश लेकर खाते हैं, तो ऐसे पर्सन्स को भी हो सकता है जो फिश वगैरह खाते हैं, ठीक है, अगर उसमें मरकरी प्रेजेंट है तो ये डिसीज होने के चांसेस रहते हैं। वहीं पे हम बात करें, अगर इसको क्योर करना है तो फिर हमको उस पोल्यूशन को क्या करना होगा? प्रिवेंट करना होगा, या कोई डिसीज अगर उसके कांटेक्ट में आ रही तो उससे हमको बचना होगा। उसको हम फिजियोथेरेपी देंगे, ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी देंगे उसको, कि उस इंडस्ट्री में अगर वर्क कर रहा है तो उस वर्क को प्रिवेंट करे, उसको ना करे, या तो फिर उस पॉल्यूशन के कांटेक्ट में ना आए, तो वो प्रिवेंशन करके उसको रखना होगा। आयरन से क्या डिसीज होती है? तो आयरन से सबको मालूम है कि आयरन डिफिशियंसी से बॉडी में क्या होता है? एनीमिया कॉज होता है। फॉलिक एसिड से क्या होता है? एनटीडी। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। एनटीडी का मतलब होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी से स्पेशली ये प्रॉब्लम होती है आपकी एनटीडी की, ठीक है। जब मदर्स प्रेग्नेंट होती है उस समय पर बच्चे में अगर फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी होती है तो एंटीडी डिसीज मोस्ट ऑफ द कॉमन कॉज होती है किसका? फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी से। समझ में आया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट डिसीज हम देखेंगे, पायरिया डिसीज इज ऑफ द ऑप्शन ए गम्स, ऑप्शन बी स्किन, ऑप्शन सी माउथ या टंग। पायरिया डिसीज किसकी डिसीज होती है? तो ये बताना है आपको। तो ये किसकी डिसीज होती है? आपकी टीथ में जो गम्स एरिया होता है आपका, गम्स में क्या होता है आपका? पायरिया डिसीज। पायरिया मतलब होता है पस फॉर्म होता है, ठीक है। पायरिया मतलब क्या होगा? पस फॉर्मेशन ऑफ द गम्स। इससे क्या हो जाते हैं? टीथ वीक हो जाती है, ठीक है। अब पस फॉर्म होने लगेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? पायरिया डिसीज, ठीक है। और बैड स्मेल आएगा, माउथ से कैसा आएगा? बैड स्मेल आएगा। इस तरह से ये जो डिसीज होती है वो क्या होती है आपकी? पायरिया डिसीज। तो कहाँ पे होती है? गम्स में होती है, ना तो स्किन में होती है। स्किन वगैरह में तो कौन सा होता है आपका? जैसे रिंग वॉर्म इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, डर्मिस इन्फेक्शन होगा, स्कैबीज हो गया, ये सारी क्या होती है आपकी? स्किन इन्फेक्शन होती है। माउथ में होगा तो माउथ में स्पेसिफिक रूप से आपका जैसे टीयर ऑफ द टंग हो गया, ठीक है, अल्सर पड़ जाना, ये माउथ डिसीज होती है। तो ये आपका गम्स जो डिसीज होती है किसकी होती है? आपकी पायरिया डिसीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच पार्ट ऑफ द बॉडी अफेक्टेड बाय मलेरिया? विच पार्ट ऑफ द बॉडी अफेक्टेड बाय मलेरिया? कौन सा ऐसा बॉडी का पार्ट होता है जो मलेरिया के थ्रू फैलता है? तो ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी हार्ट, ऑप्शन डी ब्रेन। तो कौन सा ऐसा पार्ट होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताइए? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ऑप्शन ए लीवर। लीवर सबसे पहले आपका लीवर जो होगा वो मलेरिया में अफेक्ट करेगा। कैसे लीवर का अफेक्ट करेगा? क्योंकि मलेरिया में क्या होता है, जैसे ही इसका जो आपका पैरासाइट है जो मलेरिया को कॉज करने वाला होता है, एनाफ्लीज, जो ऑर्थोपोड ग्रुप का होता है, तो इसका मॉस्किटो क्या है? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। क्या नाम है? फीमेल एनाफ्लीज। मादा मच्छर जो होता है, ठीक है, मादा मच्छर जो होती है वो क्या रिस्पॉन्सिबल होती है? मलेरिया के डिसीज को कॉज करने के लिए। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के बाइट करने से क्या होता है आपका? मलेरिया डिसीज कॉज होता है। और इसमें ये बोला गया है आपका जो लीवर है, आपका लीवर है, स्पेशली रूप से लीवर क्या होता है इसमें अफेक्ट आता है। जैसे ही मलेरिया का इन्फेक्शन होता है, मलेरिया का जैसे ही इन्फेक्शन होगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या देखने को मिलता है? मलेरिया 30 मिनट्स के अंदर, 30 मिनट के अंदर, ध्यान रखिएगा, 30 मिनट के अंदर क्या होगा? लीवर को इन्फेक्शन कॉज करता है मलेरिया होने के बाद। इसमें क्या होता है कि जो टिश्यूज होते हैं, आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल्स, मलेरिया में क्या होता है? जैसे इन्फेक्शन हुआ 30 मिनट के अंदर अंदर ये लीवर को इन्फेक्शन कॉज कर देता है। और लीवर में इन्फेक्शन अगर हुआ तो किसी भी पर्सन को भूख नहीं लगेगी प्रॉपर तरीके से, उसका मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होगी वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। तो इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन होने की वजह से मलेरिया के पेशेंट को आपने अक्सर देखा होगा कि उसको भूख नहीं लगती। भूख लगने का कारण यही होता है कि लीवर में जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है, केटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस नहीं हो पाती, क्योंकि लीवर पूरी तरह से क्या हो जाता है? इन्फेक्टेड हो जाता है। इस तरह मलेरिया का पेशेंट क्या होता है? धीरे धीरे वीक होता चला जाता है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल्स, क्या करती है? पर्याप्त रूप से आरबीसी की वजह से क्या करते हैं कि वो O2 टिश्यू को नहीं पहुंचा पाती है। इनसफिशियंट ऑक्सीजन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेस देन O2, O2 क्या होती है? कम हो जाती है। कहाँ पे? आपके टिश्यूज में। कहाँ पे कम होगी? लैक हो जाएगी, ठीक है, लेस देन हो जाएगी। किस कहाँ पे? टिश्यूज में। टिश्यूज में ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है? आपका एनीमिया हो जाता है। क्या होगा? एनीमिया की भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी जब मलेरिया का प्रॉब्लम रहेगा किसी भी पर्सन को, ध्यान रखिएगा। और यहीं पे आरबीसी का जो लेवल है,
जब आरबीसी क्या होती है प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती और आरबीसी ज्यादातर क्या होती है खराब होने लगती है। मलेरिया में क्या होता है आरबीसी खराब होने लगती है। इस तरह में जो आरबीसी खराब होती है इससे क्या होता है कि आरबीसी कहाँ पे जाती है, सबसे ज्यादा कहाँ जाएंगी, स्प्लीन में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ग्रेव यार्ड ऑफ जो आपका आरबीसी होता है वो क्या होता है, स्प्लीन होता है। तो आपने सुना होगा कि मलेरिया के टाइम पे जो स्प्लीन होता है, जो प्लीहा होता है, इंग्लिश में इसको प्लीहा, हिंदी में प्लीहा बोलते हैं, स्प्लीन की जो साइज है वो क्या हो जाती है, इलार्ज हो जाती है, बढ़ जाती है साइज। क्योंकि उसमें जो आरबीसी है, आरबीसी की जो संख्या है वो जाके, क्योंकि उसमें आरबीसी क्या होती है डैमेज होने लगती है, तो डैमेज होने की वजह से क्या होता है स्प्लीन को ज्यादा वर्कलोड उठाना पड़ता है। तो आरबीसी का भक्षण ज्यादा करने की वजह से क्या होता है स्प्लीन की साइज क्या हो जाती है, इनलार्जमेंट। तो स्प्लीनोमेगैली एक टर्म आता है, स्प्लीनोमेगैली, इसको हम बोलते हैं स्प्लीनोमेगैली। स्प्लेनोमेगैली मतलब होता है इनलार्जमेंट ऑफ द साइज ऑफ स्प्लीन। साइज की जो स्प्लीन की जो साइज है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है मलेरिया के टाइम पे। लेकिन सबसे पहले इसमें पूछा गया कि कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, तो वो कौन सा होता है आपका लीवर। उसके बाद देखिए जैसे लीवर में होगा उसके बाद किडनी भी अफेक्ट में आएगा, हार्ट भी आएगा, ब्रेन भी आएगा, सब आएगा, लेकिन सबसे पहले जो अफेक्ट आएगा वो कौन सा होगा, आपका लीवर होगा। इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहला इन्फेक्शन किस में कॉज होगा, आपका लीवर में। क्योंकि 30 मिनट जैसे ही अगर मॉस्किटो बाइट करता है तो 30 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर क्या होता है, लीवर में इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हाईएस्ट O2 कंसंट्रेशन इज डिलीवर्ड बाय। हाईएस्ट O2 कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है सबसे ज्यादा किसके थ्रू डिलीवर्ड किया जाता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए वेंचुरी मास्क, ऑप्शन बी नेजल कैनुला, ऑप्शन सी सिंपल O2 मास्क, ऑप्शन डी पार्शियल रीब्रीथर मास्क। तो हाईएस्ट O2 कंसंट्रेशन किसके थ्रू डिलीवर्ड होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी। देखिए पार्शियल रीब्रीथर मास्क, देखिए ये सारे मास्क होते हैं, वेंचुरी मास्क, नेजल मास्क। जब किसी भी पेशेंट को, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल सीओपीडी की प्रॉब्लम हो गई, या रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई, सीओपीडी मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव। जब पल्मोनरी सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी यानी लंग्स, ठीक है, पल्मोनरी यानी लंग्स। लंग्स में प्रॉपर तरीके से जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो पल्मोनरी डिसीज यहाँ पे होना चाहिए, लंग्स नहीं, पल्मोनरी डिसीज, ठीक है। पल्मोनरी मतलब लंग्स होता है। तो जब लंग्स में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है तो उस कंडीशन को हम क्या, तब उस टाइम पे हमको क्या देना होता है, ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाना होता है, क्योंकि उसको सफोकेशन महसूस होगा पेशेंट्स को, ठीक है, वो इरिटेट होगा। तो इस तरह में उस कंडीशन पे हमको क्या करना है, हाईएस्ट O2 कंसंट्रेशन डिलीवर्ड करने के लिए पेशेंट्स को क्या देना होगा, हमको सबसे ज्यादा ये पूछा गया, देखिए देते तो सभी हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, लेकिन पूछा इस टर्म को देखिएगा कि हाईएस्ट O2 कंसंट्रेशन कौन देता है, तो सबसे ज्यादा कौन देता है, आपका पार्शियल। अब इसमें थोड़ा सा आप समझिएगा, पार्शियल रीब्रीथर मतलब कितना डिलीवर्ड करता है ऑक्सीजन, सभी का मैं अलग अलग लेवल बताऊंगी आपको। तो ये कितना करता है आपका 10 to 15 लीटर पर मिनट, कितना करेगा, 10 to 15 लीटर पर मिनट करेगा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन। O2 कितना डिलीवर्ड होना चाहिए, कितना O2 डिलीवर्ड होना चाहिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, तो 10 to 15, 15 लीटर, 10 से 15 लीटर तक रहेगा। बात वहीं पे हम परसेंटेज पे करें तो 50 to 70, 50 से 70% तक क्या करेगा, ऑक्सीजन को ये डिलीवर्ड करेगा, ठीक है। आप फिर इसके बाद आप बात करो वेंचुरी मास्क, इसके बाद क्या करता है आपका वेंचुरी मास्क हो गया, ठीक है। तो वेंचुरी मास्क का काम क्या होता है, वेंचुरी मास्क देखिए यह एक क्या, सभी का इसमें वेंचुरी मास्क कलर में आते हैं। देखिए मैं इसको थोड़ा सा अलग आपको बताऊंगी, पहले आप इनको सिंपल और नेजल कैनुला के बारे में आप देख लीजिए। तो सिंपल जो मास्क होता है, सिंपल मास्क में हम कितना, ये भी O2 डिलीवर करने के लिए होता है, ये स्पेशली रूप से जब माइनर कंडीशन होती है, ये तो देखिए हाईएस्ट जब आपका हो गया O2 कंसंट्रेशन तो देते हैं। इसमें जब माइनर कंडीशन आती है, माइनर मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि चेस्ट पेन हुआ किसी को, मान लीजिए किसी को चेस्ट पेन हुआ, ठीक है, चेस्ट पेन की कंडीशन में हम ये सिंपल O2 मास्क दे सकते हैं उसको। या तो फिर मान लीजिए कि उसको माइनर कंडीशन, कोई भी माइनर कंडीशन है, उसको हो रही है ऑक्सीजन लेने में उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, यह एक स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट एक यूज किया जाता है आपका। और इसमें ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो कितना होता है, 60% होता है। कितना होता है आपका, मिनिमम रूप से 60%। आपका जो ऑक्सीजन लेवल होगा कितना होगा, उसमें कितना था आपका 70% था। और ये कितना आपकी ऑक्सीजन डिलीवर्ड की जाती है, तो ये कितना की जाती है, मिनिमम रूप से आपका 10 लीटर, 10 लीटर ऑक्सीजन क्या की जाती है आपकी पर मिनट तक, ठीक है, 10 लीटर पर मिनट तक ऑक्सीजन क्या की जाएगी, डिलीवर्ड की जाएगी सिंपल O2 मास्क से। देन इसके बाद देखिए फर्स्ट आपका था पार्शियल रीब्रीथर मास्क, जो कि 10 लीटर था, सॉरी जो कि कितना कर रहा था आपका 10 से 15 लीटर, ये कितना किया,
15 लीटर तक। देन इसके बाद आपका नेजल कैनुला आता है। नेजल कैनुला कितना करता है, तो 1 से 6 लीटर तक। कितना करता है, 1 से 6 लीटर तक पर मिनट तक करता है। और नेजल कैनुला का दूसरा नाम क्या होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ओरल नेजल कैनुला भी इसको बोलते हैं। ओरल नेजल मतलब जो आपके माउथ को, मुख और नाक को कवर करते हैं, ऐसा मास्क जो मुख और नाक को कवर करके वहां पे ऑक्सीजन डिलीवर की जाती है, दी जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेजल कैनुला मास्क। समझ में आया, उसको क्या बोलेंगे, नेजल कैनुला मास्क। देन आपका बचता है वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क का ध्यान दीजिएगा, इसमें कलर में वेंचुरी मास्क आते हैं, सारे कलर अलग अलग होते हैं। बात वहीं पे करें ब्लू कलर का, जो ब्लू कलर का मास्क होता है आपका, ब्लू हो गया। देन उसके बाद व्हाइट कलर का वेंचुरी मास्क आता है। देन इसके बाद आपका येलो कलर का वेंचुरी मास्क आता है। देन इसके बाद आपका रेड कलर का मास्क आता है। वह ब्लू कलर का अगर वेंचुरी मास्क का करें तो उसमें जो ऑक्सीजन का परसेंट होता है आपका 2 to 4 लीटर पर मिनट होता है। व्हाइट कलर का आपका जो वेंचुरी मास्क होता है वो कितना होता है, तो 4 to 6 लीटर पर मिनट होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए आपको मालूम होगा कि कितना इसमें ऑक्सीजन, क्योंकि फ्लो रेट अगर आपको पता होगा तो ही आप बता सकते हो कि कितनी ऑक्सीजन उसको हम दे सकते हैं। ठीक है। देन इसके बाद में हम येलो कलर का जो वेंचुरी मास्क होता है उसमें हम कितना देते हैं, तो 8 to 10 लीटर। कितना देंगे हम, 8 to 10 लीटर हम पर मिनट क्या देंगे हम उसको, आपका ऑक्सीजन। ये सारे O2 फ्लो रेट है, ध्यान रखिएगा। और रेड वाले में देते हैं 10 to 12 पर मिनट। वहीं पे बात हम करें परसेंटेज का अगर करें तो ब्लू वाले में कितना जाएगा आपका 24%। परसेंटेज में बात करें तो 24% किस में जाएगा, ब्लू वाले में जाएगा। 28% किस में जाएगा, आपका व्हाइट वाले में जाएगा। 35% कितना, 35%। और 40 से लेके 42% तक, कितना, 40 से लेके आपका 42% तक किसमें जाएगा, रेड वाले में जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ब्लू वाला वेंचुरी मास्क कितना करता है आपका 2 से 4 लीटर। ब्लू व्हाइट येलो रेड, ब्लू वाला करेगा 2 से 4, व्हाइट वाला करेगा 4 से 6, आपका येलो वाला करेगा 8 से 10, और उसके बाद रेड वाला करेगा 10 से 12 लीटर। ऐसे आपको परसेंटेज में भी याद करना है, 24, 28, 30 और 40 से 42। लेकिन देखिए सबसे ज्यादा कौन कर रहा था परसेंटेज में हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो 50 से 70% मतलब 10 से 15 लीटर तक कौन कर रहा था, आपका पार्शियल रीब्रीथर मास्क कर रहा था। इसलिए हाईएस्ट कंसंट्रेशन वाला क्या होता, अगर ये वाला ऑप्शन नहीं दिया होता तो फिर आपका सही जाता वेंचुरी मास्क, क्योंकि ये 10 से 12 जो आपका लास्ट वाला रेड कलर वाला होता है वो कितना करता है, 10 से 12 लीटर, जो कि 40 से लेकर 42% तक आपका करता है क्या, ऑक्सीजन डिलीवर्ड करता है मास्क। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको मास्क मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से मास्क, और सारे मास्क किस कंडीशन पर देते हैं। देखिए कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर बात करें हम वहीं पे कि अगर किसी भी पेशेंट की कंडीशन माइनर है तो नेजल मास्क से भी काम चल जाएगा, सिंपल O2 मास्क से भी काम चल जाएगा। लेकिन जहां पे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की अगर नीड है जिसको, ठीक है, पेशेंट सफोकेट हो रहा है, उस कंडीशन पे हमको पार्शियल रीब्रीथर देना है। अगर नहीं है तो फिर उसके बाद हम वेंचुरी मास्क हम यूज करते हैं। समझ में आया। वेंचुरी मास्क का दूसरा नाम, अदर नेम भी ध्यान रखिएगा, इसका नाम है एयर इंटरटेनमेंट। इसका दूसरा नाम है, ध्यान रखिएगा। अगर एयर इंटरटेनमेंट दे देता है तो भी आपको इसका नाम आपको पता होना चाहिए, एयर इंटरटेनमेंट। एयर इंटरटेनमेंट क्यों बोला गया, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि ये मास्क जो है, वेंचुरी मास्क जो होता है, कंट्रोल परसेंटेज, आप जब ऑक्सीजन डिलीवर करते हो तो इसमें आप जब इसका परसेंटेज क्या करते हो, कंट्रोल करके रखते हो। और उसके परसेंटेज को जब कंट्रोल करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एयर इंटरटेनमेंट। मतलब आप ऐसा तो नहीं है कि आप उसको हाई दे दो या लो दो, ठीक है, उसमें से क्या कर सकते हो, आप उसको कंट्रोल करके दे सकते हो। तो ये कंडीशन किसकी कहलाती है, आपकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की, मतलब O2 को डिलीवर करने की, किसी भी पर्सन को हम ऑक्सीजन किस कंडीशन पे देंगे, ये सारे अलग अलग मास्क बताए गए हैं। तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन में क्या देंगे, पार्शियल रीब्रीथर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, व्हाट पार्ट ऑफ द आई अफेक्टेड बाय कैटरैक्ट डिसीज। कौन सा ऐसा आई का पार्ट है जो कैटरैक्ट डिसीज होने में क्या होता है, अफेक्ट होता है। लेंस, कंजक्टाइवा, रेटिना, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन ए होगा, लेंस। मैंने आपको बताया था कि कैटरैक्ट डिसीज क्या होती है, आपकी ओपेसिटी ऑफ लेंस। जो लेंस होता है वो क्या होती है, पूरी तरह से उसमें एक लेयर बन जाती है, ओपेसिटी हो जाती है, तो वो क्या होता है, आपका कैटरैक्ट डिसीज कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि जब लेंस खराब होते हैं
तो पर्सन्स को क्लियर प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाई देता है। जिसमें से लेंस का यूजेस भी बताया था मैंने आपको, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, नियर साइटेडनेस, फॉर साइटेडनेस, ये सारे साइटेडनेस है जो लेंस के अफेक्ट होने से ही होता है। तो कैटरेक्ट डिसीज कहाँ पे अफेक्ट करता है? आई का लेंस में करता है। समझ में आया? कंजक्टाइवा तो कंजक्टिवाइटिस जब होता है। रेटिना जिसमें मैंने कलर ब्लाइंडनेस आपको बताया था, जब कलर का परसेप्शन किसी पर्सन को नहीं हो पाता तो रेटिना डैमेज हो जाता है, पिक्चर्स प्रॉपर तरीके से जहाँ पे नहीं बनती है तो ये रेटिना अफेक्ट आता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इन्फेक्शन H1N1 वायरस कॉज। इन्फेक्शन H1N1 वायरस कॉज, ऑप्शन ए बर्ड फ्लू, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी फीवर, ऑप्शन डी मम्स। H1N1 वायरस जो होता है वो इसमें क्या होता है आपका? बर्ड फ्लू होता है, इन्फ्लुएंजा होता है आपका, फीवर होता है कि मम्स होता है? तो आपका इन्फेक्शन जो H1N1 वायरस होता है वो क्या होता है आपका? है तो ये इन्फ्लुएंजा ही होता है, लेकिन इन्फ्लुएंजा आपका ब्लड फ्लू, ये कौन सा फ्लू कहलाएगा आपका? फ्लू वायरस। इन्फ्लुएंजा भी एक फ्लू वायरस से फैलने वाला है, लेकिन पूछा गया है कि ये इन्फेक्शन जो वायरस होता है H1N1 वायरस, ये स्पेशली रूप से किसका कॉज है? ठीक है, पॉजिटिव एजेंट किसका है? तो किसका है आपका? बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू को का इन्फेक्शन जो है तो कौन से वायरस से होता है आपका? H1N1 वायरस से होता है। समझ में आया? जिसमें इन्फ्लुएंजा ए मैंने एवियन आपको बताया था, एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसमें H5N1 टाइप का मैंने बताया था। तो ये दोनों ये क्या होते हैं? इनके सब टाइप होते हैं इन्फ्लुएंजा डिसीज के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बर्ड फ्लू। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एथलीट फूड कॉज्ड बाय फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट। अब एथलीट फूड क्या होता है, किसकी वजह से फैलता है, ये आपको थोड़ा सा जानना है। तो एथलीट फूड क्या होता है आपका? ये किससे कॉज होता है? तो ये ध्यान रखिएगा। एक तो ये फंगस, ये कैसे डिसीज होती है आपकी? फंगस। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फंगस। उस फंगस का नाम क्या है ये जानिएगा? टीनिया पैडिस। फंगस का नाम क्या है आपका? टीनिया पैडिस। उस फंगस का नाम है टीनिया पैडिस। इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हो, एथलीट फूड का दूसरा नाम, पॉजिटिव एजेंट तो हो गया टीनिया पैडिस जिसका फंगस का नाम है ये। इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हो रिंग वॉर्म फूट। रिंग वॉर्म फूट क्या होता है आपका? पैर में दाद बन जाना। दाद बनना मतलब ईचिंग होना। दाद आपने हिंदी में पढ़ा होगा, दाद बन जाना, स्किन में दाद बन जाते, चकत्ते पड़ जाते हैं, वो क्या होता है आपका? रिंग वॉर्म। लेकिन यहाँ पे फूट की बात हो रही है, ठीक है, पैर की बात हो रही है, फूट की बात हो रही है, टॉयज एरिया की बात हो रही है। जो आपका फूट एरिया, जैसे कि मान लीजिए कि ये फूट एरिया है आपका, ठीक है, फूट एरिया में आपकी जो ये पैर की उंगलियां हैं उनमें क्या पड़ जाएंगी? क्रैक हो जाएंगी, स्किन फटी हुई स्किन रहेगी उसमें, ठीक है। और स्पेशली रूप से जो डर्मिस लेयर होता है उसमें इन्फेक्शन को कॉज करता है, डर्मिस लेयर। और ये स्पेशली क्यों होता है ऐसा कि जब कोई भी पर्सन क्या होता है, इन्फेक्टेड एरिया के कांटेक्ट में आता है। जब कोई पर्सन इन्फेक्टेड एरिया के कांटेक्ट में आता है, और कौन से सीजन में आता है? वार्म, अगर गर्म है मौसम, अगर काफ़ी गर्म है, ठीक है, वार्म एरिया, वार्म या तो फिर मोइस्ट मतलब वहाँ पे नमी प्रेजेंट है, ठीक है। दो कंडीशन पे अगर पर्सन उस कांटेक्ट में आता है, इन्फेक्टेड एरिया के कांटेक्ट में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि लॉकर रूम हो गया, जैसे कोई रूम बहुत दिन से बंद पड़ा हुआ है, ठीक है, उस रूम से इन्फेक्शन, या तो स्विमिंग पूल में अगर आप जाते हो, मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वहाँ पे उसका जो फंगस है अगर वहाँ प्रेजेंट है, वो फंगस अगर प्रेजेंट है तो भी ये इन्फेक्शन क्या होगा? कॉज होगा। तो इससे हम क्या बोलते हैं? एथलीट फूड उसको हम बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया? यह एक फंगल इन्फेक्शन होता है। बर्निंग होने लगता है, फीट में बर्निंग इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा, मतलब जलेगा पैर, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? कोई लोशन या एक्सप्रे, या आप क्या कर सकते हो, क्रीम या जेली प्रयोग कर सकते हो एथलीट फूड को ट्रीट के लिए। समझ में आया? तो एथलीट फूड इसमें पूछा गया है कि इसका कॉज क्या होता है, तो इसका कॉज क्या होता है आपका? ऑप्शन ए, फंगस इन्फेक्शन होता है आपका। फंगस इन्फेक्शन क्या है आपका? एथलीट फूड। ना तो वो बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है, ना वायरस की वजह से, ना तो वो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिल्क सिक्रेटेड फॉर द फर्स्ट 3 days आफ्टर डिलीवरी। मिल्क सिक्रेटेड फॉर द फर्स्ट डेज आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी के बाद आपका सीक्रेट होने वाला मिल्क कौन सा है? तो इसका फर्स्ट, इसमें आप देखे होंगे टाइप्स ऑफ मिल्क, कोलेस्ट्रम, ट्रांजिशनल मिल्क, मैच्योर मिल्क जो बताया जा रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। फर्स्ट 3 days जो सीक्रेट होने वाला मिल्क होता है वो क्या होता है आपका? कोलेस्ट्रम होता है। कोलेस्ट्रम के बाद आपका क्या मिल्क सीक्रेट होता है? जो एक्सेसिव थर्स्ट, बच्चे को एक्सेसिव थर्स्ट मतलब प्यास वास के ना लगे बच्चे को, तो ट्रांजिशनल मिल्क और मैच्योर मिल्क। मैच्योर मिल्क नाम से ही पता है आपको कि बच्चों को मैच्योर करना होता है, जो कि
लगातार, इसके बाद लगातार जब तक बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तब क्या सीक्रेट होता है आपका, मैच्योर मिल्क। और मैच्योर मिल्क के स्पेसिफिक रूप से क्या होता है, सबसे ज्यादा ग्लूकोज, शुगर और ग्लूकोज का लेवल जो अगर एक्सक्रीट होता है सबसे ज्यादा किसमें होता है आपका, मैच्योर मिल्क में होता है, ध्यान रखिएगा। तो कोलेस्ट्रम क्या हो गया आपका, कोलेस्ट्रॉल में रिच अमाउंट्स में जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, आपने देखा होगा रेजिस्टेंस पावर ऑफ डिसीज, इसमें बच्चे के अंदर क्या कैपेसिटी आती है, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा अगर प्रेजेंट होता है तो बच्चे में सबसे पहले कौन सा, कोलेस्ट्रॉल में प्रेजेंट होता है। समझ में आया, ठीक है। तो जो मिल्क में इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, तो ध्यान भी रखिएगा, IgA। इम्यूनोग्लोबुलिन जो ए होता है आपका, इम्यूनोग्लोबुलिन जो ए होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है, मदर के मिल्क में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो कि कोलेस्ट्रम क्या होता है, 3 डेज तक सीक्रेट होने वाला मिल्क होता है, जो कि क्या करता है, सबसे ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने वाला होता है बच्चे को। इसीलिए बोला जाता है कि माँ, जैसा ही बच्चा जन्म लेता है तो माँ का मिल्क बहुत ही बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए ये मिल्क उसको देना जरूरी होता है, क्योंकि उसमें बच्चे के अंदर क्या डेवलप होते हैं, इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होती है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अब। MMR is ऑप्शन ए रेट, ऑप्शन बी रेशियो, ऑप्शन सी प्रपोर्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो MMR क्या होता है ये पूछा गया है, इसमें आपको बताना है। तो सभी लोग इसके पहले पढ़े होंगे, मैटरनल मोर्टालिटी रेट या मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे जो MMR का जो मीनिंग पूछा गया है, वो MMR का मीनिंग क्या होता है ये पूछा गया है इसमें। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, MMR होता क्या है, तो ये आपको बताना होगा। तो MMR क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। यहाँ पे आप रेट आपको नहीं बताना है, ये रेट नहीं है, यह मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका, मैटरनल मोर्टालिटी, मोर्टालिटी मतलब डेथ रेट, ध्यान रखिएगा। मोर्टालिटी यानी क्या होता है, मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो। ठीक है, मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो ये क्या होता है, मदर्स का डेथ रेशियो देखने के लिए, रेशियो देखने के लिए हम करते हैं। एक चीज आपको हम बता दें, रेट और रेशियो में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे बात करें हम रेट की, अगर हम बात करें रेट की, ठीक है, तो मैटरनल मोर्टालिटी रेट मतलब क्या होता है, तो नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, नंबर ऑफ रेट मतलब होता है नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ। जब मैटरनल का डेथ देखा जाता है, मैटरनल मतलब मदर्स का, ठीक है, मैटरनल यानी मदर्स का पर लाइव बर्थ, मतलब जो मदर्स डिलीवरी कितना दे, मतलब बच्चे को जन्म दे चुकी है, उस कंडीशन में, मतलब अगर मदर की डेथ होती है तो उस पर कितना बोला गया, 1 लाख, पर 1 लाख, पर 1 लाख लाइव बर्थ के साथ में क्या करते हैं, जब हम उसका कैलकुलेशन करते हैं एनुअली, मतलब 1 साल का, जब उसका एनुअली हम कैलकुलेशन करते हैं, 1 साल का कैलकुलेशन करते हैं नंबर ऑफ मैटरनल डेथ का, 1 लाख लाइव बर्थ, पर 1 लाख लाइव बर्थ में हम जब उसका क्या करते हैं, कैलकुलेशन निकालते हैं, तो वो हमारा कहलाता है रेट। समझ में आया। देन हम वहीं पे बात करें रेशियो का, तो रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रेग्नेंट या प्रेगनेंसी रिलेटेड हेल्थ। समझ में आया। वहां पे तो था मैटरनल डेथ का, यहाँ पे प्रेगनेंसी रिलेटेड डेथ पूछा जा रहा है, कि मतलब अगर कोई लेडीज मान लीजिए कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर उसकी डेथ हो जाती है, या जब भी डिलीवरी हो गई उस टाइम पे उसकी डेथ हो गई, ठीक है, तो प्रेगनेंसी रिलेटेड डेथ मतलब कैसे हो गई, प्रेगनेंसी, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी रिलेटेड, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा, रिलेटेड डेथ पर 1 लाख, पर 1 लाख लाइव बर्थ, पर 1 लाख लाइव बर्थ। ठीक है, तो जो प्रेगनेंसी डेथ रेट देखा गया और मैटरनल डेथ रेट देखा गया, ये दोनों चीजें क्या थी आपकी, रेशियो में प्रेगनेंसी को देखा जाता है और मैटरनल डेथ को रेट में देखा जाता है। समझ में आया। अब हम इसमें आपको बताएं कि मैटरनल मोर्टालिटी जो रेशियो होता है वो क्या होता है। रेशियो मतलब होता है कि जब 2 वैल्यू के बीच में आप डिफरेंस निकालते हो, 2 वैल्यू आपके अंदर है, जैसे कि आप देखते हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप पढ़ते हो, ठीक है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर इंटू 100% जब वैल्यू आपको निकालना होता है, ठीक है। मैटरनल मोर्टालिटी जब आप रेशियो निकालोगे तो कितने में निकालना है आपको, इंटू 1 लाख में, कितना निकालना है आपको, 1 लाख में आपको क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव एज तो सभी को मालूम है, जो प्रेगनेंसी की एज होती है या रिप्रोडक्टिव एज होती है वो कितना, मैंने आपको बताया था
15 to 49 एज के बीच होती है। समझ में आया? तो जब उस रेशियो के बीच में हम क्या करते हैं, निकालते हैं। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। रेशियो को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा आपका, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ। ठीक है, रेशियो में रेट आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग गिवन टाइम पीरियड 1 लाख लाइव बर्थ सेम पीरियड। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी रेट। क्या करना है, प्रेगनेंसी रेशियो या प्रेगनेंसी, आप जो भी डालना चाहते हो, प्रेगनेंसी ना आपको डालना है प्रेगनेंसी डेथ अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ। इस तरह से आपको देखना है और इनटू करके 1 लाख आपको यहाँ पे लिखना है। और ये कितने साल के डाटा होता है, ये 1 ईयर का डाटा होता है निकालने का। कितना होता है आपका, 1 ईयर का, 1 साल का डाटा होता है। तो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी रेट और नंबर ऑफ लाइव इंटू 1 लाख। समझ में आया? तो ये रेशियो निकालने का हो गया आपका। अब देन वहीं पे बात करें जब नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, वहीं पे अगर रेट की बात की जाए तो नंबर ऑफ मैटरनल डेथ अपॉन नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, वो क्या कहलाएगा आपका, रेट कहलाएगा। तो जब दो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के बीच में जब दो डिफरेंस वैल्यू होती हैं, डिफरेंस वैल्यू जब होती हैं, उस कंडीशन पर जब हम निकालते हैं, दो वैल्यू होगी, जैसे मान लीजिए इसमें आप अब जब रेशियो में क्या होता है, आप दो वैल्यू निकालते हो। कैसे दो वैल्यू निकालोगे, एक तो यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना पड़ रहा है किसका, मैटरनल डेथ का भी निकालना पड़ रहा है। मैटरनल मोर्टेलिटी की बात हो रही है ना, मैटरनल डेथ अपॉन इसमें आपको निकालना पड़ रहा है नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव डेथ। रिप्रोडक्टिव मतलब प्रेगनेंसी की जो एज होती है, रिप्रोडक्टिव डेथ, दो वैल्यू हो गए आपके इसमें। ठीक है, जब रिप्रोडक्टिव डेथ तो दो वैल्यू जब हो गए, जो डिफरेंस दो वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस निकालते हो वो क्या कहलाता है आपका, ये आपका न्यूमरेटर हो गया और ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। जब दोनों के बीच का जब वैल्यू आप निकालोगे तो वो क्या कहलाता है आपका, रेशियो निकालता है। डिफरेंस वैल्यू जब आप निकालते हो दो वैल्यू के बीच में, समझ में आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेशियो बोलते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। यहाँ पे हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट नहीं निकाल रहे हैं, हम दो डिफरेंस वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा, कम्युनिटी के अंदर हम क्या निकाल रहे हैं, पहले रेशियो हमको निकालना होगा। रेट एक कंडीशन होती है, ध्यान रखना, रेट एक कंडीशन होती है, एक ही दर होती है। जैसे कि मैटरनल मोर्टेलिटी एक रेट हो गई, लेकिन रेशियो में क्या होता है, हम पहले वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हमको वैल्यू निकालना पड़ता है, पहले देखना पड़ता है कि इतनी एज ग्रुप में कितने लोगों की डेथ हुई। तो हमको वैल्यू अगर निकालना पड़ेगा तो दो डिफरेंशिएट हमको वैल्यू लेना होगा। एक से हमारा काम नहीं बनेगा, तो दो डिफरेंशिएट जब वैल्यू हम लेंगे तभी हमारा रेशियो निकलेगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी जाता है, आप देखना, पूछता है कि इंडिया के अंदर कितना MMR है। इंडिया के अंदर MMR अगर पूछा जाता है तो नंबर में पूछा जाता है, तो 130 पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इंडिया के अंदर कितना है, तो 130 है। ठीक है, वहीं पे अगर पूछा जाता है कि हाईएस्ट जो MMR है इंडिया में, हाईएस्ट अगर MMR है तो कौन से स्टेट में है, तो हाईएस्ट MMR है, सबसे ज्यादा है असम में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये एम्स में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो असम में हाईएस्ट कितना है, तो ये भी पूछा गया था कितना नंबर है, तो 237 MMR है। मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कितना है, 237 है। असम में सबसे ज्यादा देखा गया था। और लोएस्ट कहाँ देखा गया था, तो केरला में देखा गया था। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, कहाँ पे देखा गया था, लोएस्ट केरला में, केरला में सबसे कम, सबसे ज्यादा कहाँ था आपका, असम में। और केरला में कितना MMR था आपका, तो 46, ये MMR 46 बताया गया था। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे कि आप MP CHO या जिस भी राज्य के CHO का पता मतलब पेपर देने वाले हो, तो MMR रेशियो जरूर पढ़ के जाना। कि जैसे यूपी का दे रहे हो तो यूपी का कितना है, झारखंड का पढ़ रहे हो झारखंड CHO का, तो झारखंड का कितना है, तो 56 से लेकर आपका 56 से 76 के बीच में झारखंड का MMR है। ध्यान रखिएगा, सबका MMR। राजस्थान की बात करें तो 164 MMR है। ठीक है, 146 MMR है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कितना है, हर राज्य का अलग अलग होता है, तो ये आपको पढ़ना होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, हेल्थ इंडिकेटर ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन एनी कंट्रीज। इसमें पूछा गया है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ सर्विसेज किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी देश के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ इंडिकेटर सर्विसेज क्या होगा, MMR होगा, CFR होगा, कि IMR होगा, कि CDR होगा। अब इसमें आप MMR का तो मैंने बता दिया आपको, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। ठीक है, देन इसके बाद आपका पूछा गया है क्या, IMR।
तो IMR क्या होता है आपका, देखिए सोशल इंडिकेटर की बात करें तो MMR हो गया। MMR क्या हो गया आपका, सोसाइटी का इंडिकेटर हो गया, क्योंकि अगर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट सही रहेगा, रेशियो सही रहेगा, आपका मैटरनल अगर डेथ कम रहेगा तो उससे क्या होगा, आपका हेल्थ सर्विसेज भी अच्छी होगी, ठीक है। और CFR मतलब होता है केस फर्टिलिटी रेट, केस फर्टिलिटी रेट बोलते हैं इसको हम, केस फर्टिलिटी रेट, केस फर्टिलिटी रेट, केस फर्टिलिटी रेट हो गया, ठीक है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, यहाँ पे आप बात आएगा IMR का, तो इन्फेंट है, ठीक है, इन्फेंट मोटा। अब आप देखिए यहाँ पे रेशियो इन्फेंट को भी तो बोल सकते थे, लेकिन इन्फेंट को क्यों नहीं बोले, क्योंकि इन्फेंट में केवल इन्फेंट मोर्टालिटी ही रेट होगा, क्योंकि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कैसे होगा कि बच्चे का एक एज ग्रुप होता है, केवल इन्फेंट का होगा, चिल्ड्रंस का अलग एज ग्रुप, लेकिन मैटरनल का जो होता है तो मैटरनल का 2 एज ग्रुप होता है। एक तो मैटरनल का डेथ देखा जाएगा ड्यूरिंग प्रोडक्टिव एज के थ्रू, कब से इसका स्टार्ट हुआ, तो 15 से स्टार्ट हो जाता है, 15 से 49 तक। उसके बाद मैटरनल डेथ के और क्या रीजन है, तो ये भी एक रीजन है, लेकिन इन्फेंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर एज हो गई, ठीक है, एक वैल्यू उसमें है, तो एक वैल्यू अगर देख रहे हैं तो उसमें क्या है आपका रेट हो गया, वो रेट हम देखेंगे। तो यहाँ पे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी पूछा जा रहा है। तो ऐसा जो हेल्थ इंडिकेटर बताया जा रहा है कि किसी भी कंट्री में अगर हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ इंडिकेटर क्या होगा, तो आपका होगा सबसे पहले MMR से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपका, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा IMR। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होगा, किसके लिए, जैसे कि इसमें देखिए सबसे ज्यादा, अगर इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट सबसे ज्यादा कहाँ पे है इंडिया में, या सबसे कम देखने को कहाँ पे मिला है, तो ये भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का अगर रेशियो देखें तो सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है आपका, ये आपका इसमें भी है, राजस्थान में भी है 41 है, 47 MP में है आपका, और केरला में हो गया 10, और सबसे कम अगर होता है तो कहाँ पे होता है आपका, गोवा में होता है, 8 होता है। समझ में आया। IMR अगर देखा जाए झारखंड में देखा जाए तो कितना है, तो सबका अलग अलग इन्फेंट मोर्टालिटी रेट देखा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, सबका जितने भी मतलब IMR हो गया आपका, वो सबका अलग अलग देखा गया है, ठीक है। तो हाईएस्ट अगर देखा जाए IMR अगर हाईएस्ट देखा जाए तो कहाँ पे है, MP में कितना है ये, 43 से लेके 47 तक चलता है, कहीं पे आपको 47 मिलेगा, कहीं पे आपको 43। तो ध्यान रखिएगा IMR का जो रेट है वो कितना है आपका, सबसे ज्यादा कहाँ पे है आपका IMR का रेट, कहाँ पे है, MP में देखने को मिलता है, और सबसे लोएस्ट कहाँ पे है, केरला में। केरला के बाद लेकिन अगर गोवा नाम दे देता है, गोवा में है 8, लेकिन अगर मान लीजिए कभी कभी ऑप्शन में दे देता है केरला बस, तो केरला में है 10। IMR सबसे ज्यादा अगर इंक्रीज है, इंक्रीज नंबर सबसे ज्यादा कहाँ पे, MP में है, और लोएस्ट है डिक्रीज लेवल जो है IMR का, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का, तो वो कहाँ पे है आपका, कहाँ पे, और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितने नंबर ऑफ लाइव बर्थ में करते हैं, 1000 लाइव बर्थ में हम इसका रेशियो निकालते हैं, इसका रेट जो निकालते हैं, इसका रेट हम किससे निकालते हैं आपका, 1000 में। समझ में आया। अब देखिए केस फर्टिलिटी रेट हो गया आपका, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हो गया आपका, MMR मैटरनल मोर्टालिटी रेट हो गया, रेशियो हो गया आपका, और आपका क्या हो गया, CD रेट हो गया, ठीक है। CD रेट का मतलब समझ में आया, CDR का मतलब होता है क्रूड डेथ रेट, इसको हम बोलते हैं क्रूड डेथ, क्रूड ऐसा होता है, क्रूड डेथ रेट। अब क्रूड डेथ रेट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कम्युनिटी के अंदर कई बार, क्रूड डेथ रेट, क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। अब क्रूड डेथ रेट का मतलब होता है कि जब 6 मंथ के दौरान, 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंडर में क्या करते हैं, जब किसी भी पर्सन, जैसे कि इन्फेंट मोर्टालिटी का हम क्रूड डेथ रेट देख रहे हैं, ठीक है, मैटरनल का देख रहे हैं, MMR का देख रहे हैं, क्रूड डेथ रेट, तो 6 महीने के अंदर का जो रेशियो हम निकालते हैं, डेथ रेट का रेशियो होगा या बर्थ रेट का रेशियो जो हम निकालते हैं, वो क्या कहलाता है हमारा, क्रूड। क्रूड मतलब 6 मंथ, 1 ईयर में 2 बार, 1 ईयर में 2 बार, मतलब 6 से 12 मंथ का हो गया आपका 1 ईयर, तो 6 मंथ में अगर हम करते हैं इसको, तो ये क्या कहलाता है हमारा, क्रूड डेथ रेट कहलाता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन C, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ किसको बोला गया है। अब आप सोचते होंगे कि इसमें फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ आपका जॉन स्नो तो नहीं है, चरक तो नहीं है, हिपोक्रेट्स तो नहीं है, तो नहीं, ये क्या है आपका फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ है आपका ऑप्शन C, कॉलरा। कॉलरा क्यों बोला, और ये फादर किसके हैं, इपीडेमियोलॉजी के, ये फादर किसके हैं आपके, फादर ऑफ इपीडेमियोलॉजी,
एपिडेमियोलॉजी के फादर कौन है आपके? जॉन स्नो है। जॉन स्नो ने ही क्या किया था कि सबसे पहले जो कॉलरा डिसीज थी वो पहली इपीडेमिक डिसीज थी। ध्यान रखिएगा, पहली इपीडेमिक डिसीज क्या थी आपकी? कॉलरा डिसीज थी। समझ में आया? तो कॉलरा डिसीज आपकी क्या थी? पहली इपीडेमिक डिसीज थी। और इसको सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि लंदन में क्या किया था कि आपका 1854 में इन्होंने कंटामिनेटेड वाटर में क्या किया था? इस डिसीज को देखा था। ठीक है, 1854 में लंदन में किसने देखा था? जॉन स्नो ने। पहली इपीडेमिक डिसीज, ये भी ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कभी कि फर्स्ट इपीडेमिक डिसीज कौन सी थी, तो कॉलरा डिसीज थी। तो पानी के अंदर पाया जाने वाला जो बैक्टीरिया था उसके थ्रू होने वाला डिसीज कॉलरा डिसीज निकला, इसलिए पब्लिक हेल्थ के डिसीज को फादर बोला गया, कॉलरा डिसीज को। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कौन सा डिसीज है? कॉलरा डिसीज है। बात करें हम तो ये हिपोक्रेट्स क्या हो गया? वर्ल्ड के है ये फादर ऑफ मेडिसिन, ये वर्ल्ड के हो गए फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन कहाँ के हैं? ये वर्ल्ड के हो गए। देन वहीं पे हम बात करें चरक कहाँ के फादर है? फादर ऑफ मेडिसिन तो है, फादर ऑफ मेडिसिन है ये, लेकिन कहाँ के हैं? इंडिया के हैं। फादर ऑफ मेडिसिन है लेकिन कहाँ के हैं ये? इंडिया के। चरक कहाँ के फादर है मेडिसिन के? इंडिया के फादर हैं। और जॉन स्नो क्या है आपके? मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी बोलो या तो एपिडेमियोलॉजी बोलो, उसके फादर कौन है? जॉन स्नो। समझ में आ गया? तो कॉलरा डिसीज का फादर, पब्लिक हेल्थ का क्या किसको बोला जाता है फादर? कॉलरा डिसीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे देखिए ये क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने इसके पहले पढ़ाया था आपको कि कौन सा ऐसा राज्य है या स्टेट है जो हाईएस्ट एमएमआर देखने को मिला है वहां पे। तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो पहला हाईएस्ट मैंने आपको बताया था कहाँ पे? असम में। एमएमआर की बात की थी तो इसका करेक्ट ऑप्शन असम होगा। जितना मैंने इसका लेवल बताया था, कितना बताया था? 237। कितना बताया था? 237। ठीक है। और लेस अगर बोला था तो केरला बोला था। केरला क्या है? सबसे कम इसमें देखने को मिलता है। लोएस्ट जो था केरला था, कितना था आपका? 46 था। समझ में आया? एमएमआर आया समझ में? नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैव लोएस्ट। देखिए लोएस्ट का भी दे दिया क्वेश्चन, इन विच ऑफ फॉलोइंग लोएस्ट एमएमआर। ऑप्शन ए असम, केरला, गोवा, नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी केरला। 46 एमएमआर क्या है? केरला में सबसे कम क्या देखने को मिलता है? एमएमआर देखने को मिलता है। देन इसके बाद हम देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव हाईएस्ट आईएमआर। हाईएस्ट आईएमआर कहाँ पे देखने को मिला? तो मैंने अभी इसके पहले क्वेश्चन में पढ़ाया आपको, एमपी, केरला, गोवा, असम। तो सबसे हाईएस्ट जो आईएमआर देखने को मिला कहाँ मिला? एमपी में मिला। कितनी संख्या थी इसकी? 47, या कहीं कहीं पे आपको दिखेगा 43 भी आता है। गूगल्स में सर्च करने पर या बुक में भी देखो तो उसमें कहीं पे 43 और कहीं पे 47। लेकिन अगर ऑप्शन में मान लीजिए 47 नहीं दिया रहेगा, 43, तो आपको 43 लगाना है। अगर 43 ना देके 47 देता है तो आप 47 लगाओगे। ठीक है। इसके बाद आपका इसमें लेस पूछा गया है, तो लेस देखिए इसमें दोनों दे दिया, केरला और गोवा दे दिया। लेकिन अगर गोवा नहीं होता तो इसका लेस किस में जाता? केरला में जाता। लेकिन गोवा दिया है तो इसका लेस किस में जाएगा? आपका गोवा में जाएगा। ठीक है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट सबसे लेस किस में जाता है? आपका गोवा में, क्योंकि इसमें कितना होता है? 8 होता है और इसमें कितना होता है? 10 होता है। समझ में आया? असम में नहीं होता, असम में इससे ज्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सेकेंडरी प्रिवेंशन आपको मैंने कल पढ़ाया था, लेवल ऑफ प्रिवेंशन पहले वाले सेशन में। तो इसमें सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है ये पूछा जा रहा है। सेफ वाटर सप्लाई, वेक्टर एंड एनिमल रिजर्वायर कंट्रोल, या तो फिर आप सेकंड अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट, या तो फिर आपका गुड लाइविंग एंड वर्किंग कंडीशन, या न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। ठीक है, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अगर इसमें क्या पूछा जा रहा है आपका, देखिए अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपका मैंने क्या बताया था? आपका स्टेट आईएमआर। और इसमें क्या पूछा जा रहा है? आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन पूछा जा रहा है। ठीक है। तो आपको इसमें बताना होगा कि सेकेंडरी प्रिवेंशन में इसमें से कौन सा आएगा। इसके पहले वाले सेशन में अच्छा मैंने बताया था आपको कि प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन और प्रिमोडियल, 4 प्रिवेंशन मैंने इसके कल वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कितने लेवल होते हैं? प्रिमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इसमें कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि रिस्क फैक्टर होने से पहले ही आप जब किसी चीज़ों को प्रिवेंट करते हो, प्रिमोडियल में जाता है। रिस्क फैक्टर
तो रहता है प्लस उसमें कोई डिसीज इंडिकेट रहती है, तो इसको आप जब आप क्या करते हो, डिसीज आने वाला रहता है तो उसको रोकते हो, तो वो क्या कहलाता है आपका प्राइमरी कहलाता है। और टर्सरी जब डिसीज हो, सेकेंडरी क्या कहलाता है, जब कोई डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट आप करते हो तो वो क्या कहलाता है आपका सेकेंडरी कहलाता है। समझ में आया, तो वो क्या कहलाएगा आपका सेकेंडरी। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि आपका कौन सा इसमें कंडीशन सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा। तो आपको मैंने बताया था कि जब ट्रीटमेंट आप करते हो या अर्ली डिटेक्शन करते हो तो वो क्या कहलाएगा आपका सेकेंडरी कहलाएगा। जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा अर्ली डिटेक्शन। डायग्नोसिस कर रहे हो आप, डिटेक्ट कर रहे हो कि कौन सी डिसीज है, उसके बाद आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हो। सेफ वाटर सप्लाई एंड एनिमल रिजर्वायर कंट्रोल आप अगर कर रहे हो, ठीक है। अगर आप वाटर सप्लाई को सबसे पहले तो आपने क्या कर दिया, वाटर के लिए क्या कर रही है, सेफ सप्लाई वेक्टर कर दिए और एनिमल को ही कंट्रोल कर रहे हो, तो ये आपका प्रिमोडियल में चला जाएगा। क्या किस में जाएगा आपका प्रिमोडियल में चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले से ही आप क्या कर रहे हो कि डिसीज होने के लिए प्राइमरी में जाएगा, सॉरी ये प्राइमरी में जाएगा, क्योंकि प्रिमोडियल में नहीं। प्रिमोडियल में तो रिस्क फैक्टर ही नहीं आने पाता, इसमें कोई डिसीज ना हो उसके पहले हम रोकते हैं, रिस्क फैक्टर को ही रोक लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप एनिमल रिजर्वायर को कंट्रोल कर रहे हो। एनिमल रिजर्वायर मतलब कोई ना कोई डिसीज आने वाली है, तो प्राइमरी होगा इसमें। और सी वाले में क्या होगा, गुड लाइविंग एंड वर्किंग कंडीशन। जब आप जहाँ पे रहते हो, जिस एरिया पे आप रहते हो, आपकी जो लाइविंग कंडीशन है या वर्किंग की जो कंडीशन है, अब इसमें वर्क पूछ लिया, तो वर्किंग कंडीशन अगर आपकी अच्छी है तो वो भी इस किस में जाएगा आपका प्राइमरी में जाएगा। ये भी आपका किस में चला जाएगा प्राइमरी में। लेकिन इसमें दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं, इसमें प्रिमोडियल भी जा सकता है प्राइमरी, लेकिन इसमें आप प्रिमोडियल ही करो क्योंकि इसमें कोई डिसीज कंडीशन नहीं बता रहा है, इसमें केवल वर्किंग कंडीशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब क्या करते हो, गाड़ी में जब पहनने के लिए हेलमेट लेते हो, गाड़ी में पहनने के लिए जब हेलमेट लेते हो तो उसमें दो ऑप्शन रहते हैं, प्राइमरी भी जाता है प्रिमोडियल, क्योंकि उसमें दो पार्ट जाते हैं। क्योंकि देखिए जब प्रोटेक्शन आपने किया किससे, हेड इंजरी होने के लिए, तो हेड इंजरी तो एक डिसीज कंडीशन हो गई, तो वो किस में चला जाएगा आपका प्राइमरी में जाएगा। लेकिन अगर आप हेलमेट तो ले रहे हो, लेकिन उसमें क्या है, एक व्हीकल एक वर्किंग कंडीशन थोड़ी कहलाएगी, व्हीकल में तो आपको हेलमेट लेना ही पड़ेगा, तो वो आपका किस में चला जाएगा प्रिमोडियल में चला जाएगा। तो यहाँ भी आपका प्रिमोडियल कंडीशन में जाएगा, ये प्रिमोडियल वर्किंग कंडीशन को ये प्रिमोडियल प्रिवेंशन में जाएगा, ध्यान रखिएगा प्रिमोडियल प्रिवेंशन में। और न्यूट्रिशनल काउंसलिंग देना, अगर आप किसी को न्यूट्रिशनल काउंसलिंग दे रहे हो तो भी ये आपका किस में जाएगा। न्यूट्रिशन काउंसलिंग अगर दे रहे हो तो न्यूट्रिशन के अब आप पर्टिकुलर तो किसी डिसीज के बारे में बता नहीं रहे हो, अगर आप उससे हेल्थ से रिलेटेड बता रहे हो या किसी डिसीज से रिलेटेड जाओगे तो भी ये किस में जाएगा आपका प्राइमरी में चला जाएगा। क्योंकि प्राइमरी में मैंने दो आपको मोड्स बताए थे। प्राइमरी में कौन से मोड्स बताए थे, मैंने दो मोड्स आपको बताए थे। एक तो पहला आपका हेल्थ एजुकेशन होता है, एक आपका स्पेसिफिक डिसीज होता है। स्पेसिफिक डिसीज या स्पेसिफिक कंडीशन होती है, तो स्पेसिफिक कंडीशन पे जब आप केयर प्रोवाइड करते हो, किसी को प्रिवेंशन देते हो, तो वो आपका प्राइमरी में जाएगा। और हेल्थ एजुकेशन जब मान लो किसी पर्टिकुलर किसी, जैसे कि मान लीजिए कोई कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट हो गया या कोई हार्ट का पेशेंट हो, तो आप उससे रिलेटेड ही ना उसको एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, आप उससे बाहर तो उसको दोगे नहीं हेल्थ एजुकेशन। तो वो भी आपकी किसी कंडीशन को जब बता देता है, जब कोई कंडीशन बता दिया तो वो किस में चला जाएगा आपका प्राइमरी में जाएगा। समझ में आया, ठीक है। पर्टिकुलर डिसीज को अगर कोई बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है, मतलब वो प्राइमरी में जाएगा। और जिसमें डिसीज को नहीं बता रहा, केवल रिस्क फैक्टर बता रहा है, तो वो आपका किस में जाएगा प्रिमोडियल में जाएगा। ये कम्युनिटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इनको समझना थोड़ा थोड़ा ही क्या होता है डिफिकल्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। थोड़े में ही पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा आपको, और जिसको भी कम्युनिटी के क्वेश्चन में मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो इसको कमेंट्स करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। आज का सेशन इतना ही, धन्यवाद।